आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार देखो, वैसे तो मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूं कि जो मराठी है उसको सीखनी चाहिए, तमिल, तेलुगु, और मुझे लगता है कि संस्कृत की बहुत रिस्पेक्ट है। बट अब वो लैंग्वेज आप सीखिए जो आजकल चलती है, वो भाषा सीखिए। तो मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में संस्कृत की बजाय हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन छोड़िए, मतलब या तो आप मराठी सिखा दीजिए, या बंगाली सिखा दीजिए, या तेलुगु सिखा दीजिए, या तमिल सिखा दीजिए। थर्ड लैंग्वेज जो है ना, वो हमारी इस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन भाषा के नाम पे हिंसा करना, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल पॉलिटिक्स है। भाषा के नाम पे हिंसा किसी के नाम पे नहीं होनी चाहिए। किसी को मार रहे हो, थप्पड़ मार रहे हो, गलत है। मराठी के लिए ऐसा देखने को मिला। लेकिन बाकी महाराष्ट्र की प्रॉब्लम का क्या, हम बात करेंगे उसकी। कलेक्टर बैच को दोस्तों आप अवेल कर सकते हैं। आप कूपन कोड कलेक्टर यूज करें तो 15,000 रुपए का भी आज के दिन सिर्फ ये ह्यूज प्राइस ड्रॉप है। और सबसे बड़ी बात, इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप देंगे आपको। कहते हैं ना, ट्यूशन है यूपीएससी की, कि आपको जो पूछना चाहे पूछे, और अगर आपने सही तरीके से काम कर लिया तो आपका यूपीएससी निकल जाएगा। और हमारी शानदार फैकल्टीज आपके साथ है। तो अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की जो डिमांड है, भाई फरवरी 1956 जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठी थी, जस्टिस फजल अली, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुजरू, तो तब यहां पे था कि देखिए बाइलिंगुअल स्टेट, बॉम्बे स्टेट में क्या क्या रहेगा, महाराष्ट्र और गुजरात रहेगा। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और उसके बाद स्टेट बटे, ठीक है ना, और बॉम्बे उसकी कैपिटल रहेगी। लेकिन ये डिसीजन जो था, बोला कि ना बॉम्बे हमारा रहेगा। तो गुजरात फिर बाद में अलग हुआ। पहले तो गुजरात बॉम्बे एक ही था, लेकिन बाद में अलग हुआ। तो डिसीजन जो है वो महाराष्ट्र ने डिनाई किया। देखिए, लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, याद रखिएगा। भाषा के नाम पर, भाषा पर ही जो है वो बांग्लादेश आजाद हुआ। और अगर भाषा आप थोपेंगे तो ये बहुत डेंजरस हो जाएगी। और भारत में कभी भी भाषा थोपी नहीं गई है। सारे कल्चर की हम रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो अगर हम नेटिव मराठी स्पीकर्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लगभग 8.3 करोड़ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 70% से ऊपर जो है मराठी बोली जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि भारत में लैंग्वेजेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां पे हिंदी सीखनी चाहिए, हमको भी सीखनी चाहिए। मैं खुद दोस्तों साउथ इंडियन लैंग्वेज सीख रहा हूं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो, हमको भी इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमको भी तमिल आनी चाहिए, तेलुगु आनी चाहिए, हमको भी मलयालम, जितनी ज्यादा भाषा सीख सकते हैं सीखिए। और भारत में तो जरूर सीखिए, ये बहुत शानदार रहता है और कोई बहुत टफ बात नहीं होती बहुत। लेकिन अब वही है। अब उसके बाद लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो पहले जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने इसको अपोज किया था, क्योंकि भारत ने बोला कि देखिए लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा ना हो, इससे एकता खंडित होगी। लेकिन भाषा, भाई एक बता तो रहे ना कि सबसे बड़ी आइडेंटिटी भाषा होती है, सबसे बड़ी आइडेंटिटी। आधार कार्ड छोड़ दीजिए, वोटर आईडी कार्ड छोड़ दीजिए, आपकी भाषा सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। और आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना, बट उसके लिए पोट्टी श्रीरामुलु जो है अनशन पे बैठे थे। और 2 महीने के बाद अनफॉर्चुनेटली पोट्टी श्रीरामुलु की डेथ हो जाती है। और उसके बाद फिर दंगे हो जाते हैं और फिर ये डिसीजन वापस लेना पड़ा। और वही बोला कि ना, और उसके बाद फिर एक तरीके से पूरे भारत में ये हो गया कि लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे आप स्टेट बनाइए। तो पहली ऑल पार्टी एंटी कांग्रेस कोलिशन जो है वो हमको देखने को मिलती है कि मुंबई जो है, काफी लोग ऐसे थे कि मुंबई जो है महाराष्ट्र को नहीं जाने देंगे, ऐसा था। फिर संयुक्त महाराष्ट्र समिति, इसका उदय हमको देखने को मिलता है। ये फरवरी 1956 में बनाई गई थी। इसमें कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और रीजनल एक्टिविस्ट जो थे वो साथ में आए, ठीक है। प्रबोध धनकर, आपको पता, बाल ठाकरे के पिताजी प्रबोध धनकर ठाकरे हो गए, एस.एम. जोशी हो गए, श्रीपद दांगे हो गए, ये सब साथ में आए। और अब ये जो था, इन्होंने बोला कि देखिए मराठी स्पीकिंग स्टेट जो है वो हमको चाहिए और उसकी कैपिटल मुंबई होनी चाहिए। और ये सक्सीड भी हुए उसमें। डीप रूटेड एंटी फेडरल टेंडेंसीज कांग्रेस में हमको देखने को मिली, राइट। लेकिन फिर जब बीजेपी और महाराष्ट्र, अब 2024 में क्या हुआ, 70th एनिवर्सरी एसएमएस की, और आपको पता है अभी चुनाव भी होने वाले हैं, लोकल चुनाव होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पहली बार साथ में आएंगे 2 दशकों बाद, 20 साल बाद। देखिए, हम सबको पता है कि राज ठाकरे जो है बहुत ही बेबाक इंसान है और उनको बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। लेकिन बाद में यही तय हुआ कि उद्धव ठाकरे जो है, जो कि बाल ठाकरे के बेटे हैं, वो थोड़े नॉर्मल, थोड़े शांत, थोड़े काम है, वो काम एंड कंपोज्ड हैं। तो उनको जो है वो चीफ बनाया जाएगा, सीएम बनाया जाएगा। तो 70th एनिवर्सरी हमको देखने को अभी जो होने वाली है, इसमें सारी पार्टी मोबिलाइज करेंगी, ठीक है ना। कांग्रेस के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ।
अब उस समय कांग्रेस के खिलाफ एजिटेशन था, इस बार बीजेपी के खिलाफ और ये बोले कि एंटी फेडरलिज्म है। आप हिंदी थोप रहे हो, आप हिंदी थोप रहे हो। देखिए हिंदी मैं ये मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है पूरे भारत की, क्योंकि हिंदी हर जगह चलती है, हर जगह, और काम चलाओ भी हिंदी। जैसे मैं तो लगभग पूरे भारत में घूमा ही हूं और ऐसी भी जगह गया हूं जहां पे हिंदी का नामो निशान नहीं, बट फिर भी वहां पे लोग हिंदी समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे आरएसएस फाउंडर एमएस गोवलकर ने नेहरू और पटेल को सपोर्ट किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं होना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी आज अगर बात करते हैं तो वो आइडियोलॉजिकल की हिंदी को एक नेशन बिल्डिंग लैंग्वेज की तरह काम करना चाहिए, वन नेशन वन रिलीजन वन लैंग्वेज। तो क्रिटिक्स ने बोला कि देखिए वन पार्टी वन लीडर, ये सब ये वन वाला जो चीज है ना इसको आप हटाइए, ठीक है ना। और मुझे भी यही लगता है कि एक जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी लैंग्वेजेस हैं, अगर वो उससे खुश है तो क्या ही करना, ठीक है। हिंदी वैसे भी चली रही है, पूरे राज्यों में चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के बीजेपी के सीएम है और आरएसएस के हैं, तो उन्होंने हिंदी को एज अ मैंडेटरी थर्ड लैंग्वेज जो है वो बोला कि ये मैंडेटरी थर्ड लैंग्वेज है, ठीक है ना। मतलब आपको इसको मैंडेटरी मतलब आपको सीखना ही पड़ेगा प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे, तो हिंदी सिखाई जाएगी। लेकिन मूव जो है वो बैकफायर कर गया और उसके बाद फिर ऑल पार्टी फ्रंट बना 1956 की तरह, जिसमें उद्धव ठाकरे राज ठाकरे दोनों ही आ गए। बोला कि कोई बात नहीं, जो भी डिफरेंस है उसको छोड़िए। तो देवेंद्र फडणवीस का ये जो फेलियर है, क्योंकि महाराष्ट्र इज द ओनली मेजर स्टेट जो विंध्यास के साउथ में पड़ता है, और बीजेपी यहां पे हिंदू वोटर्स को हिंदुजाइजेशन जो प्रोजेक्ट है वो करती है, हिंदीजाइजेशन, क्योंकि यहां पे बीजेपी वोटर जबरदस्त। इतना सब कुछ होने के बावजूद राज ठाकरे को सीट नहीं मिल पाई आज तक, राज ठाकरे जीते नहीं है, याद रखिएगा। और बाल ठाकरे भी इस बार, उद्धव ठाकरे ने भी जो सरकार बनाई थी पिछली बार, तो उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी, राइट। और हमको यह भी पता है कि महाराष्ट्र या पुणे मुंबई कुछ एरियाज हटा दे तो महाराष्ट्र की हालत बहुत अच्छी नहीं है, उसको रीडेवलपमेंट की जरूरत है, बहुत चीजें वहां पे और होनी है, किसानों के हालात वहां पे बहुत अच्छे नहीं है, उन पे भी ध्यान देना चाहिए, वो एजेंडा होना चाहिए मेन। लेकिन वही है कि हिंदी बियॉन्ड हिंदी बेल्ट, अब इसमें पॉलिटिक्स जीत रही है भाई। यहां पे जो लीडर्स हैं उनको मौका मिल गया है कि बहुत अच्छी बात है कि अब हमको तो नया मुद्दा मिल गया, बल्कि बाकी जो कोर मुद्दे हैं वो पीछे चले गए। और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आपको ये भी मैं बता दूं, ओपिनियन पीस है ये। तो संयुक्त महाराष्ट्र समिति जो है उसको डिसॉल्व किया गया जब मुंबई महाराष्ट्र में गया, और शिवसेना जो है उसका उदय हुआ बाल ठाकरे के अंडर, राइट। और मराठी मानूस है ना, ये आपने सुना होगा। और अगर आप देखिए, आप अगर मराठी लैंग्वेज को देखें ना तो आप उसको समझ जाएंगे, क्योंकि उसके रूट्स हिंदी में है। तो रियल गेन्स जो है, और इसीलिए मराठी सीखना आसान होता है, तो रियल गेन्स जो है दे वर लिमिटेड टू सिक्योरिंग जॉब्स इन पीसीपीएसयू, क्योंकि उस समय यह था ना कि आप मराठियों को आप हर चीज में जॉब दीजिए, मराठी सबसे आगे होनी चाहिए, ये कहा गया। डीएमके हो गया, टीएमसी हो गया, एजीपी हो गया, शिवसेना हो गया, वो रीजनली कन्फाइंड थे मुंबई और कोंकण में। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, मराठी आइडेंटिटी जो है वो एग्रेसिव हिंदुत्व का रूप लेती गई, तो बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, राइट। लेकिन अब राज ठाकरे जो है, जैसा कि मैंने बताया, अब वो सामने आ रहे हैं, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है, कहीं ना कहीं एमएनएस का डिक्लाइन हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए मराठी सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बेस बहुत जबरदस्त है, और एमएनएस की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी नहीं रही है, और वो डिक्लाइन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो अब राज ठाकरे को भी पता है कि उनको एक मुद्दा चाहिए कोई ना कोई, और वो मुद्दा है मराठी। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है, बीजेपी, दोनों ही ठाकरे, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे वो, क्योंकि उद्धव ठाकरे को पता है कि शिवसेना बीजेपी के साथ थी पहले, फिर उसके बाद बहुत बवाल हुआ, उसके बाद वो हटी, फिर एक नाथ शिंदे वाला प्रकरण, और सब बहुत मतलब उतार चढ़ाव, उतार ही वाला जो है वो रिलेशन रहा बीजेपी और शिवसेना का, और अभी दोनों बिल्कुल अलग है। बट इस समय राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो है वो दोनों साथ में आ रहे हैं, और हो सकता है दोनों एक नया अलायंस बना ले और अगले इलेक्शन में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अभी कितना होगा पता नहीं, लेकिन फडणवीस का जो गवर्नमेंट हिंदी पुश है, फडणवीस गवर्नमेंट का हिंदी पुश है, कहीं ना कहीं वो बैकफायर कर गया है, और इसमें पॉलिटिक्स जीत रही है। और बैकलैश जो है इसमें उद्धव और राज ठाकरे दोनों साथ में आ गए। अब इसमें बेचारे आम आदमी, अब आप बेचारा वो दुकान वाले, उसको आपने थप्पड़ मार दिया, अरे क्या है भाई, इतना तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है आप समझा दीजिए आप कि आप यहाँ पे रह रहे हो, आपको मराठी आनी चाहिए, बट ऐसा थोड़ी ना किसी को पीट दो जाके, ये तो गलत है, तो सरासर गुंडा कर दिया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि प्रशासन इसके खिलाफ जो है वो कोई एक्शन भी नहीं लेता है। अब क्यों नहीं लेता, आपको पता है कि भाई लोग डरते हैं एक्शन लेने से। तो भाई इसका मतलब क्या है, ये तो कोई बात नहीं हुई।
फिर तो हिम्मत बढ़ती जाएगी और हर कोई ऐसा करेगा तो कियोस्क फैल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मैंने ये देखा है कि बनारस में, लखनऊ में काफी मराठी लोग आते हैं, अच्छे से आते हैं, सब आते हैं। भारत तो ऐसे ही है। मैं जाता हूँ शिरडी में, कितनी बार गया हूँ, नासिक त्र्यंबकेश्वर गया हूँ, और मतलब 4-5 बार मैं महाराज जा चुका हूँ। मजा आती है मुझे, वहां के लोग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हंसमुख है और बहुत हेल्पफुल है ना। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कुछ लोग मुझे मराठी भी सिखाते हैं। मैंने कहा वाह, मुझे भी सीखनी है यार। तो मैं वही बता रहा हूँ कि लोग जो है वो अच्छे ही हैं, तो नफरत फैलाने का कोई मतलब नहीं है, इस तरीके की हिंसा करने का मतलब नहीं है। हिंसा नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी को भी इसी बैकलैश का डर है कि कहीं ना कहीं की जो एक हिंदू का इशू था उस समय, वो अभी फिर से ना आ जाए। महाराष्ट्र वर्सेस दिल्ली बैटल जो है वो ना बन जाए, राइट। तो क्या बीजेपी को भी कांग्रेस की तरह पॉलिटिकल प्राइस पे करना पड़ेगा? क्योंकि महाराष्ट्र पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई, ये भी आपको समझना पड़ेगा। मराठी स्पीकिंग, देखिए मराठी लैंग्वेज ठीक है, बट एक्चुअल में जब आप मुद्दे सॉल्व करेंगे ना तब आपको वोट मिलेंगे। वो नहीं कर पाया कोई, वो नहीं कर पाया है कोई, ठीक है ना। मराठी आइडेंटिटी तो ठीक है, जेन्युइन आपने प्रॉब्लम उठाई है, बट क्या वाकई में आपने मराठियों की प्रॉब्लम सॉल्व की है? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग उसी को ही वोट देते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो आपके लिए काम करेगा वो आपको वोट देगा। तो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स, महाराष्ट्र जो है वो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स रिपीट करता रहता है। और इसमें जो मिलियंस ऑफ मराठी पीपल हैं जो अभी भी पॉलिटिकल पार्टी को सर्च कर रहे हैं कि आखिरकार उनकी वो कौन सी पार्टी आएगी जो जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम को समझेगी, उनको रिस्पेक्ट करेगी। हाइपर नेशनलिज्म और आइडेंटिटी टोकन जो है, मराठी के नाम पे आइडेंटिटी टोकन चिपका दिया जाता है, और उसके बाद हाइपर नेशनलिज्म की राष्ट्रवाद। अरे भैया ठीक है, अब इससे ऊपर जाना है हमको। हमारी भी प्रॉब्लम देखिए, पानी की इतनी प्रॉब्लम है, किसानों की इतनी प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की इतनी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी प्रॉब्लम है, जॉब्स की इतनी प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट कितनी प्रॉब्लम है। कब देखोगे मेरे भाई? ये चीज है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप जो भी मराठी, जो भी महाराष्ट्र के लोग या जो जहां पे वो देख रहे हैं, तो वो मुझे बताएं कि जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या है इस समय महाराष्ट्र की, और आप इसको कैसे देखते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी ये शानदार कलेक्टर बैच मात्र 15,000 ह्यूज प्राइस ड्रॉप सिर्फ आज के लिए, आपको उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।